हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम हिंदी A के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी चांसेज हैं। यानी ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी जो होल बुक है उसे कवर भी करेंगे। यानी हमारे ये जो क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट के साथ साथ जो आपकी होल बुक है उसको भी कवर करने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर में से लिए गए हैं और इनके जो आने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और आपकी जो हिंदी है इसका नाम है गद्य, उद्भव और विकास। और ये जो आपकी हिंदी A है, आज हम इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए फिर बिना देरी करे आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, वो है निबंधकार रामचंद्र शुक्ला का विस्तृत परिचय दीजिए। यानी देखिए, जो निबंधकार रामचंद्र शुक्ला जी हैं उनके बारे में आपको उनका परिचय देना है, यानी जीवन परिचय। उनके बारे में कुछ जीवन परिचय और उनकी कुछ विशेषताओं के ऊपर हम इस क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। चलिए फिर बिना देरी करे इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। यानी आप परिचय से कैसे लिखेंगे, तो आप परिचय में लिखेंगे रामचंद्र शुक्ला 1884 से 1941 हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक, निबंधकार और इतिहासकार थे। यानी ये जो थे ये आलोचक भी थे, निबंधकार भी थे और इतिहासकार भी थे। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती जिले के अंगोना नामक गांव में हुआ था। शुक्ला जी का साहित्यिक जीवन व्यापक और गहन था, जिनमें उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को नई दिशा दी। यानी हम कह सकते हैं जो शुक्ला जी हैं इनका जो साहित्य इतिहास है वो बहुत ज़्यादा गहरा है और बहुत ज़्यादा गहराई तक है, क्योंकि देखिए इन्होंने हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा को एक नई दिशा दी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे इनकी शिक्षा और प्रारंभिक जीवन की। इनकी शिक्षा कहाँ ग्रहण की गई इन्होंने, और इनका जो प्रारंभिक जीवन था। रामचंद्र शुक्ला का प्रारंभिक जीवन गाँव में ही बीता। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने काशी हिंदी विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। वह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और मराठी भाषाओं के विद्वान थे, जिसमें उनके लेखन शैली और चिंतनों को व्यापकता प्रदान की। यानी जो रामचंद्र शुक्ला जी थे उन्हें हिंदी का ज्ञान तो था ही, साथ में उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी और मराठी भाषा का भी ज्ञान था। और उन्होंने हिंदी विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। यानी पहले तो उन्होंने गाँव में ही शिक्षा ली, फिर उसके बाद में हिंदी विश्वविद्यालय से ली। अब हम देखेंगे साहित्य के योगदान। शुक्ला जी का प्रमुख योगदान हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में रहा। उनकी रचनाओं में गहन शोध, विश्लेषण और आलोचना की दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। उनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में हिंदी साहित्य का एक महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ में उन्होंने प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक हिंदी साहित्य का विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। यानी इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसमें इन्होंने प्राचीन काल से जो आधुनिक काल है पूरी ही हिंदी को, यानी प्राचीन काल से जो आधुनिक काल तक हिंदी का विकास हुआ है, उसका जो वैज्ञानिक विस्तरण है, सभी चीज़ों का अध्ययन किया है और सभी चीज़ों के बारे में लिखा है। ठीक है, उनकी अब कुछ प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। यानी अब हम उनकी कुछ रचनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। पहली आप लिख सकते हैं निबंधमाला। इसमें उन्होंने विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे हैं जो आज भी प्रासंगिक है। दूसरा है हमारा चिंतामणि। यह उनके निबंधों का संग्रह है जिसमें जीवन, समाज, साहित्य और संस्कृति पर विचार किया गया है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं रसमीमांसा। इसमें उन्होंने काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का विश्लेषण किया है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं साहित्य का इतिहास। इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास के विभिन्न धाराओं का विश्लेषण किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इनका देखेंगे आलोचनात्मक दृष्टिकोण। चलिए देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ला की आलोचनात्मक दृष्टि गहन और विश्लेषणात्मक थी। वह साहित्य को समाज का प्रतिबिंब मानते थे और साहित्यिक रचनाओं का मूल्यांकन समाज और जीवन की दृष्टि से करते थे। उनकी आलोचना में स्पष्टता, तर्कसंगतता और सटीकता का समावेश होता था। ठीक है, यानी वो जो थे वो सटीकता से सारी चीज़ों को देख पाते थे। अब हम देखेंगे शैली और भावना। इनकी शैली और भावना कैसी थी। शुक्ला जी की लेखन शैली सरल, सटीक और प्रभावी थी। उन्होंने हिंदी में वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण लेखन की परंपरा को स्थापित किया। उनकी भाषा में स्पष्ट और प्रवाह था, जिससे पाठकों को विषय वस्तु समझने में आसानी होती थी। यानी इनकी जो भाषा थी वो सरल और स्पष्टपूर्ण होती थी। यानी कोई भी बात घुमा फिरा के नहीं कहकर सीधे सीधे बोलते थे। और इन्होंने वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण लेखनों की शुरुआत की, क्योंकि इससे पहले कोई भी तर्क नहीं होता था, कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं होता था, लेकिन इन्होंने वैज्ञानिक तथ्य और
तर्कों के आधार पर लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, अब हम देखेंगे शिक्षा और समाज में योगदान। शुक्ला जी ने अपने जीवन काल में हिंदी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी भाग के अध्यक्ष भी रहे और अपनी शिक्षण और लेखन के माध्यम से कई छात्रों और विद्वानों को प्रेरित किया। यानी उन्होंने बहुत सारे छात्रों को प्रेरित और उन्हें आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया था। अब हम इनका निष्कर्ष देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आप निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। रामचंद्र शुक्ला का साहित्यिक और आलोचनात्मक योगदान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनके कार्य ने हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया और भविष्य के लेखकों और आलोचकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका जीवन और हिंदी साहित्य के अध्ययन और समालोचना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी हम कह सकते हैं रामचंद्र शुक्ला जी जो हैं वो हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक और तर्कसंगतता को बढ़ाया था हिंदी साहित्य में, या ये कहे इन्होंने ही शुरुआत की थी। इससे पहले वैज्ञानिक तथ्यों और तर्कसंगतता का कोई भी उपयोग नहीं होता था हिंदी साहित्य में। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है लोभ और प्रीति निबंध पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी हमें इस क्वेश्चन में लोभ और प्रीति के ऊपर बताना है कि लोभ और प्रीति क्या है, इनके ऊपर विस्तार से बताना है। चलिए देख लेते हैं। लोभ और प्रीति एक तुलनात्मक अध्ययन है, यानी हम लोभ और प्रीति दोनों का ही तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखिए पहले आप इसमें भूमिका लिखेंगे। भूमिका किस तरह से लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। मानव जीवन में भावनाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें वह दो प्रमुख भावनाएं लोभ और प्रीति, ये दोनों भावनाएं मनुष्य के व्यवहार, संबंध और समाज में उनकी भूमिका को गहराई से प्रभावित करती हैं। लोभ एक नकारात्मक भावना है जो मनुष्य को स्वार्थ, लालच और असंतोष की ओर ले जाती है, जबकि प्रीति एक सकारात्मक भावना है जो प्रेम, समर्पण और संतोष की भावना को जागृत करती है। इस निबंध में हम इन दोनों भावनाओं का विश्लेषण करेंगे और उनके प्रभावों पर विचार करेंगे। यानी देखिए जो मानव है उसके जीवन में भावनाएं जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेनली दो भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है लोभ की, एक होती है प्रीति की। देखिए लोभ जो होता है वो नकारात्मक रूप से होता है, जिसमें हम मनुष्य जो है वो स्वार्थी हो जाता है, लालच करता है और असंतोष पैदा होता है उसमें, लोभ में। और अगर हम प्रीति की बात करें तो उसमें वो प्रेम भावना और जो संतुलन होती है, इस सारी चीज़ों की भावना उत्पन्न होती है। अब हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं लोभ। लोभ, जिसे अंग्रेजी में ग्रीड कहा जाता है, ये भावना है जो व्यक्ति को आवश्यकताओं से अधिक पाने की आकांक्षा करती है। यह मनुष्य के जीवन में विभिन्न समस्याओं का कारण बन सकती है। यानी देखिए जो लोभ है वो मनुष्य जो है उसको और ज़्यादा ऐसे ज़्यादा करने और ये कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि अगर ये कहें किसी व्यक्ति के पास 10 रुपये हैं, ठीक है, पहले उसके पास 10 रुपये नहीं होते थे, पर अब उसके पास 10 हैं और अब उसे 10 मिले, फिर वो सोचेगा कि 10 तो अब कम है, अब मुझे 20 चाहिए। ठीक है, जब उसे 20 मिल जाएंगे फिर वो कहेगा 20 तो कम है, अब मुझे 30 चाहिए। अब उसका जो लालच है ना वो बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। जहाँ पहले उसके पास 2 रुपये या 0 रुपये थे, मान लीजिए पहले उसके पास 2 रुपये थे और 2 रुपये भी बहुत लगते थे उसे, अब उसे 30 रुपये भी कम लग रहे हैं, अब उसे और ज़्यादा चाहिए। तो ये जो लोभ है ये बढ़ता जाता है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा और स्वरूप को देख लेते हैं कि हम इसकी परिभाषा और स्वरूप को कैसे देख सकते हैं। लोभ वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने भौतिक, आर्थिक या मानसिक इच्छाओं को नियंत्रित रूप से बढ़ाता है। यानी देखिए लोभ जो है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी भौतिक, आर्थिक या मानसिक रूप की जो उसकी इच्छाएं होती हैं उन्हें अनियंत्रित बढ़ाता है, उन्हें रोक नहीं पाता। ये भावना व्यक्ति को संतोष से वंचित करती हैं और उन्हें निरंतर अधिक पाने की इच्छा में ग्रस्त रखती हैं। यानी जो संतोष वाली चीज़ होती है कि हाँ मुझे इस चीज़ से संतोष मिल गया कि इतना है, चलो शुक्र है कि इतना तो है, पर वो चीज़ वो खो देता है व्यक्ति जब उसमें लोभ आ जाता है। ठीक है, अब हम इसके देखेंगे प्रभाव और परिणाम के इसके क्या प्रभाव और परिणाम होते हैं। व्यक्तिगत प्रभाव। लोभ व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। वह चिंता, तनाव और असंतोष का कारण बन सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति लोभी हो जाए तो वो चिंता में रहने लगता है, तनाव पैदा हो सकता है और उसमें असंतोष की भावना पैदा हो जाती है। अब हम देखेंगे सामाजिक प्रभाव। लोभ सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है। यह व्यक्ति को आत्म केंद्रित बनाता है और उसे संबंधों में दरार डालता है। ठीक है, अब हम आर्थिक प्रभाव देख लेते हैं। लोभ आर्थिक असंतुलन का कारण बनता है। यह व्यक्ति को नैतिक मूल्यों से विमुख कर सकता है और भ्रष्टाचार
धोखाधड़ी जैसी नैतिक कार्यों की ओर प्रेरित कर सकता है। यानी जो एक व्यक्ति है वो लोभ में आकर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी जैसी चीजें भी करता हुआ दिखाई देता है। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। महाभारत में दुर्योधन का चित्रण लोभ का उत्कृष्ट उदाहरण है। दुर्योधन का लोभ उसे अपने भाइयों के प्रति अन्याय और युद्ध की स्थिति में ले जाता है। यानी दुर्योधन भी तो लोभ करता है। महाभारत में हम देख सकते हैं दुर्योधन ने भी तो लोभ किया था, जिसकी वजह से वो अपने भाइयों के प्रति ही युद्ध कर लेता है। आज के समय में भी आर्थिक घोटाले, भ्रष्टाचार के उदाहरण लोभ के प्रारंभ को दर्शाते हैं। यानी देखिए आज के टाइम के अगर हम उदाहरण लें, ये तो महाभारत का टाइम हो गया, लेकिन अगर हम आज के टाइम का उदाहरण लें तो भ्रष्टाचार, आर्थिक जो हमारी चीज़ें होती हैं उनमें हम जो भ्रष्टाचार वगैरह देखते हैं वो सभी लोभी तो है। हमारे राजनेताओं को देख लो, राजनेताओं को मोस्टली सब भ्रष्ट ही मानते हैं। तो राजनेताओं में जो भ्रष्टाचार होता है या फिर कोई भी दिवालिया घोषित कर देता है, अपने आप को बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें भी भ्रष्टाचार के अंदर आ जाती हैं क्योंकि उनमें लोभ आ जाता है। अब हम देखेंगे प्रीति को। प्रीति जिसे अंग्रेजी में लव कहा जाता है, यह सकारात्मक और सृजनात्मक भावना है। यह मानव व्यक्ति को संतोष, खुश और संपूर्ण की ओर ले जाती है। यानी प्रीति जो है जिसे लव कहा जाता है इंग्लिश में, और ये जो है ये व्यक्ति को संतोष और खुशी की ओर ले जाती है। अब हम इसकी परिभाषा और स्वरूप को देख लेते हैं। इसकी परिभाषा और स्वरूप में आप लिख सकते हैं, प्रीति वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अन्य व्यक्ति या वस्तुओं के प्रति स्नेह, सम्मान और संपूर्ण की भावना रखता है। यानी जो प्रीति है वो किसी भी अन्य व्यक्ति या अन्य किसी भी चीज़ के लिए स्नेह यानी प्रेम और सम्मान और संपूर्णता रखता है कि हाँ उस व्यक्ति के पास भी है। देखिए आपके जीवन में भी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर होगा जिसके लिए आपके दिल में स्नेह भी होगा, सम्मान भी होगा और प्रेम भी होगा और करुणा भी होगी। तो वो जो है वो प्रीति है। व्यक्ति या उस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रेम भावना रखते हैं। ठीक है, तो ऐसी भावना या ये जो सिचुएशन होती है प्रीति के अंदर आती है। यह भावना व्यक्ति को आत्मीयता और समाजस्व की ओर प्रेरित करती है। ठीक है, अब हम इसके प्रभाव और परिणाम देख लेते हैं। व्यक्तिगत प्रभाव, प्रीति व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह सुख, शांति और संतोष का स्रोत है। यानी ये जो है ये व्यक्ति को सुख, शांति और संतोष प्राप्त करवाती है। अब हम देखेंगे सामाजिक प्रभाव। प्रीति सामाजिक संबंधों को मजबूत करती है। यह व्यक्ति को सहानुभूति, सहयोग और सामंजस्य की भावना से जोड़ती है। अब हम देखेंगे आर्थिक प्रभाव। प्रीति व्यक्ति को नैतिक और ईमानदार बनाती है, जिससे समाज में आर्थिक संतुलन और नैतिक मूल्यों का पालन होता है। यानी जो प्रीति होती है वो व्यक्ति को ईमानदार और नैतिक बनाने का भी कार्य करती है। ठीक है, अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, रामायण में राम और सीता का प्रेम सच्ची प्रीति का आदर्श उदाहरण है। उनके प्रेम में संपूर्ण सम्मान और त्याग की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। यानी हम राम और सीता जी के जो प्रेम है उनको हम प्रीति के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि उस अवस्था में हम प्रेम भी देख पाते हैं, संपूर्णता भी देख पाते हैं और सम्मान भी देख पाते हैं और दोनों के बीच में त्याग भी देख पाते हैं। ठीक है, आधुनिक समय में महात्मा गांधी का अपने देश के प्रति प्रेम और संपूर्ण प्रीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगर हम आधुनिक समय की बात करें, क्योंकि ये तो हो गई रामायण की बात, अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो गांधी जी का अपने देश के लिए जो प्रेम है, क्योंकि देखिए वो देश के लिए लड़ते हैं, प्रेम करते हैं और जो अपनी सारी शक्ति होती है देश को आज़ाद करने में लगा देते हैं, अपनी जीवन को देश के लिए कुर्बान कर देते हैं। तो ये सारी क्या है, ये उनकी प्रीति है। ठीक है, अब आगे चलेंगे, लोभ और प्रीति का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। लोभ और प्रीति का अब हम तुलनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं। पहला आप लिखेंगे भावना का स्रोत। भावना का स्रोत देख लेते हैं। लोभ का स्रोत व्यक्ति की अनियंत्रित इच्छा और असंतोष होता है। यानी जो भावनाएं होती हैं उसका जो स्रोत होता है लोभ का, वो व्यक्ति की जो अनियंत्रित इच्छाएं होती हैं और असंतोष होता है वो होता है। क्योंकि जब व्यक्ति की इच्छाओं पर कोई बस नहीं रहता तो वो अनियंत्रित हो जाता है और वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, चाहे उसमें किसी का बुरा ही क्यों ना हो। इसीलिए बोलते हैं अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए और इतनी इच्छा रखो जितनी तुम स्वयं पूरी कर पाओ, किसी और के ऊपर निर्भर ना रहो। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रीति का स्रोत देख लेते हैं। आत्मीयता, सम्मान और संपूर्णता की भावना। यानी जो प्रीति होती है वो आत्मीयता, सम्मान और संपूर्णता की भावना पैदा करती है। प्रभाव और स्वरूप के दृष्टिकोण से देख लेते हैं। लोभ नकारात्मक प्रभाव डालता है और समाज में विघटन का कारण बनता है। प्रीति सकारात्मक प्रभाव डालती है और समाज में समरसता और सहयोग को बढ़ावा देती है। अब हम देख लेते हैं लक्ष्य और परिणाम। लक्ष्य और परिणाम के आधार पर देख लेते हैं। लोभ का लक्ष्य व्यक्तिगत लाभ और संग्रह है, जिसमें असंतोष और अशांति उत्पन्न होती है। प्रीति का लक्ष्य दूसरे का कल्याण और सामूहिक सुख है, जिससे संतोष और शांति प्राप्त होती है। यानी देखिए जो लोभ में लक्ष्य होता है वो व्यक्ति का
अपना होता है और वो सिर्फ अपने अपने आप को देखता है। चाहे दूसरे को अशांति मिले, चाहे दूसरा मर जाए, कुछ भी हो जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो प्रति होता है उसमें अपने साथ साथ दूसरे का यानी पूरे समूह का विकास देखा जाता है, पूरे समूह को साथ में लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ बेशक उसे धन मिलता है, लेकिन यहाँ उसे शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और अगर कहीं भी तुम्हें शांति और सुकून ना मिले ना, कितना भी धन हो, सब बेकार है। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास धन है लेकिन सुकून नहीं है ना, वो फिर भी चैन से नहीं रह सकता है। इसीलिए उसे चैन से रहने के लिए सुकून की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है। जितने धन की आवश्यकता होती है उससे कहीं ज़्यादा सुकून और शांति की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें प्रति की ओर ज़्यादा आकर्षित होना चाहिए, लोभ को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष कि आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। लोभ और प्रति दोनों मानव जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। जहाँ लोभ व्यक्ति को आत्म केंद्रित और असंतोष बनाता है, वहीं प्रति व्यक्ति को आत्मीयता, संतोष और समाज के प्रति समर्पित बनाता है। समाज और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रति का अधिकाधिक पालन और लोभ का नियंत्रित होना आवश्यक है। यानी अगर हमें समाज में समानता लानी है और जो समाज है उसमें शांति लानी है, तो हमें लोभ पर नियंत्रण लगाना चाहिए और सभी व्यक्ति को अपने अपने लोभ पर नियंत्रण होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो इच्छाएं होती हैं, कभी कभी ऐसा कर जाते हैं व्यक्ति के उनकी इच्छा बस कुछ टाइम के लिए होती है कि हाँ हमें वो चीज़ चाहिए, और उस चीज़ के लिए कोई व्यक्ति अपने रिश्ते नाते तोड़ देता है, कोई व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं जो उस टाइम पे उन्हें लगता है कि हाँ सही है, क्योंकि वो लोभ में होते हैं। पर जब उन्हें रियलाइज़ होता है तो उन्हें पता चलता है कि नहीं, वो चीज़ उन्होंने बहुत गलत कर दी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खो दी। तो इसीलिए व्यक्ति को ना अपने लोभ पर, अपने लालच पर एक नियंत्रण रखना चाहिए, और जो प्रति है उसके लिए प्रेरित होना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, मानव के विकास और समाज के दृष्टिकोण के लिए प्रति की भावना और प्रोत्साहन करना और लोभ की भावना को नियंत्रित करना आवश्यक है। यही हमारे व्यक्ति और सामूहिक जीवन का सूक्ष्म और संतोषपूर्ण बना सकता है। यानी हमें अपने जो लोभ है, जैसे मैंने अभी बताया, जो लोभ है उसे नियंत्रित करना चाहिए और जो प्रति है उसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जब भी जो हमारा मानव जीवन है वो संतुलित हो पाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप मुझसे कोई भी कमेंट पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां आप सभी को रिप्लाई देती हूँ। एंड जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं लास्ट में बताने वाली हूँ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, बसंत आ गया निबंध के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कला की व्याख्या कीजिए। यानी बसंत आ गया जो आपकी बुक में ये चैप्टर दे रखा है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ये निबंध इनके आधार पर, यानी बसंत आ गया के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध कला है उसकी व्याख्या आपको करनी है। चलिए फिर देख लेते हैं इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं। पहला हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला, यानी इनकी जो निबंध कला है उसको देखेंगे। पहले आप इसकी भूमिका लिखेंगे। भूमिका में आप लिख सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकारों में से एक हैं। उनके लेखनीय में साहित्यिक सौंदर्य, भाषा की सजीवता और सामाजिक संदर्भों का उत्कृष्ट समन्वय देखने को मिलता है। आ गया है उनके निबंधों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें उनकी निबंध कला के कई महत्वपूर्ण पहलुओं का स्पष्ट रूप से दर्शन होता है। इस निबंध के आधार पर हम द्विवेदी जी के निबंध कला की विस्तृत व्याख्या करेंगे। यानी देखिए जो द्विवेदी जी हैं उनकी निबंध कला जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और उन्होंने साहित्य लेखन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इनकी बहुत सारी ऐसी कृतियां हैं जिसमें से ये बसंत आ गया, ये एक उनका उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। चलिए फिर इसको देख लेते हैं कि आप निबंध आ गया की विस्तृत व्याख्या करते हुए जो द्विवेदी जी हैं उनकी निबंध कला को किस तरह से देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इनकी भाषा और शैली। द्विवेदी जी की भाषा सरल, सजीव और प्रभावी होती है। वह हिंदी की विशिष्टताओं और सौंदर्य के खूबसूरती बखूबी प्रकट करते हैं। बसंत आ गया निबंध में भी उनकी भाषा की मिठास और प्रवाह देखने को मिलता है। यानी इनकी जो भाषा है वो सरल है, सजीव है और प्रभावशाली है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही पॉइंट। ठीक है, अब हम इनकी सरलता और सजीवता को देखेंगे। इनकी जो भाषा की सरलता और सजीवता है,
द्विवेदी जी की भाषा में गहनता और भावनात्मकता होती है। बसंत आ गया है। वह वसंत ऋतु का स्वागत अत्यंत सरल और सजीव भाषा में किया गया है। हिंदी प्रकृति के विभिन्न रंगों और बदलावों का वर्णन इतने सजीव तरीके से किया है कि पाठक उनके साथ स्वयं को जोड़कर महसूस करते हैं। उदाहरण के रूप में पक्षियों का कलरव, पेड़ों पर नए पत्तों का आना और फूलों का खिलना जैसे विवरण उनके निबंध में जीवितता लाते हैं। यानी देखिए, उदाहरण के रूप में आप ये जो पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, फूलों का खिलना, उन्होंने इस कविता में बताया है, उन्होंने इस निबंध में बताया है, उन सभी का उदाहरण लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रभावी वर्णन और चित्रात्मकता। इसको देख लेते हैं। द्विवेदी जी की शैली में चित्रात्मकता का विशेष स्थान है। वह अपने निबंधों में चित्रों की भांति दृश्य प्रस्तुत करती है जिसमें पाठक के मस्तिष्क में स्पष्ट चित्र उभरते हैं। बसंत आ गया निबंध में वह बसंत के आगमन को इतने प्रभावी और सजीव चित्रण के माध्यम से वर्णित करते हैं कि पाठक उस दृश्य को अपने सामने महसूस कर सकते हैं। उनके विवरण में रंग, गंध, ध्वनि और स्पर्श सभी का प्रभाव होता है। यानी देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चित्रण दिया है, बहुत अच्छी तरह से उसे प्रभावित ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसे कि बसंत आ गया, ये जो निबंध है, इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसका चित्रण किया है। जैसे कि जो दृश्य है उसको महसूस कर सकते हैं हम लोग पढ़ते में, जो रंग है, गंध है, ध्वनि है और जो स्पर्शता है उसको भी हम लोग महसूस कर पाएंगे जब हम इनका ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे आप लिख सकते हैं इसमें विषय वस्तु और संदेश। अब इनका विषय वस्तु और संदेश देख लेते हैं। द्विवेदी जी के निबंध में विषय वस्तु का चयन अत्यंत विचारपूर्ण और समाज उपयोगी होता है। वह अपने निबंध के माध्यम से गहन सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश प्रेषित करते हैं। यानी जो द्विवेदी जी हैं वो अपने अध्ययन या फिर ये कहें अपने निबंधों के माध्यम से जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनके ऊपर और जो सांस्कृतिक मुद्दे होते हैं उनके ऊपर गहन अध्ययन करते हैं। अब हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व को देख लेते हैं। बसंत आ गया निबंध में वसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करने के साथ साथ द्विवेदी जी ने उनके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को भी उजागर किया है। वह अब बताते हैं कि बसंत केवल एक ऋतु नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। यानी वो अपनी इस कविता में बताते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जो बसंत आता है उसका वर्णन करते हुए बताते हैं कि बसंत जो है वो सिर्फ एक मौसम या एक वसंत नहीं है, वो बल्कि भारतीय जो संस्कृति का है, भारतीय जो संस्कृति है उसका एक अभिन्न अंग है जो कभी भी अलग नहीं हो सकता। इस निबंध में उन्होंने बसंत के आगमन को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से जोड़कर उसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। यह निबंध पाठकों को प्रकृति के साथ जोड़ने और उसकी महत्वता को समझने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं समाज और जीवन के प्रति दृष्टिकोण। अब हम समाज और जीवन के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है उसको देख लेते हैं। द्विवेदी जी के निबंधों में समाज और जीवन के प्रति एक गहरी दृष्टि होती है। वह जीवन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करते हुए समाज को सुधारने और जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। बसंत आ गया निबंध में वह बसंत के माध्यम से जीवन में सकारात्मकता, नवीनता और उमंग लाने की बात करते हैं। वह बसंतों का एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो जीवन में नए आरंभ और उत्साह का संदेश देते हैं। यानी ये जो है ये जीवन में नई त्याग और उत्साह को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाते हैं। अब हम इनका देखेंगे साहित्यिक योगदान के इन्होंने साहित्यिक योगदान कैसे दिया है। द्विवेदी जी का साहित्यिक योगदान हिंदी निबंध साहित्य को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण है। उनकी निबंध कला में साहित्यिक योगदान गहनता और विचारशीलता का अद्वितीय मिश्रण देखने को मिलता है। अब हम इनका जो साहित्यिक योगदान है उसको डिटेल में देख लेते हैं। पहला आप इसमें लिख सकते हैं गहन चिंतन और विचारशीलता। उनके जीवन में गहन चिंतन और विचारशीलता का समावेश होता है। वसंत आ गया में भी वसंत के प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहलुओं का गहन विश्लेषण मिलता है। वह वसंत को केवल एक ऋतु के रूप में नहीं बल्कि जीवन के एक महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सांस्कृतिक और परंपरा का संरक्षण। द्विवेदी जी ने अपनी निबंधों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और प्रचार किया। बसंत आ गया निबंध में उन्होंने बसंत के सांस्कृतिक
महत्व को उजागर करते हुए भारतीय परंपराओं के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना उजागर की है। यानी हम इसमें बसंत के बारे में तो पढ़ते ही हैं, बल्कि हम इसके साथ साथ जो भारतीय परंपराएं हैं उनके बारे में और उनके लिए प्रेम की जो भावना है वो भी उत्पन्न होते हुए देख सकते हैं। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला में भाषा की सजीवता, शैली की चित्रात्मकता, विषय वस्तु की गहनता और समाज उपयोगी संदेशों का उत्कृष्ट समन्वय देखने को मिलता है। वसंत आ गया निबंध उनके साहित्यिक कौशल का एक अद्वितीय उदाहरण है, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक महत्व और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। द्विवेदी जी की निबंध कला हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और आज भी पाठकों को प्रभावित करती है। यानी हम कह सकते हैं जो द्विवेदी जी हैं उनके जो लेखन कला है वो आज भी पाठक जो हैं, पढ़ने वाले जो हैं, उन पर अपना प्रभाव डालती हुई दिखाई देती है। और द्विवेदी जी ने अपनी जो कला है उसका बखूबी प्रयोग किया है और बहुत अच्छी तरीके से सारे निबंधों को प्रस्तुत किया है हमारे सामने। और जो इनकी अनूठी कला है, यानी इसका एक उदाहरण हम वसंत आ गया में देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने वसंत के बारे में तो बताते ही हैं और जो भारतीय संस्कृति है, कला है, उसके बारे में भी बताते हैं और उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, वो है बनारसी दास चतुर्वेदी के जीवन पर प्रकाश डालिए। यानी देखिए जो बनारसी दास चतुर्वेदी हैं उनके जीवन पर हमें प्रकाश डालना है। देखिए आपकी पूरी ही बुक में ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें से मैंने कुछ को लिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक बनारसी दास चतुर्वेदी भी हैं। चलिए फिर इनके जीवन पर प्रकाश डाल लेते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी जीवन परिचय देख लेते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बनारसी दास चतुर्वेदी का जन्म 24 दिसंबर 1892 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में फिरोजाबाद गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री नारायण दास चतुर्वेदी था। चतुर्वेदी जी के बचपन गांव में ही बीता। यहाँ उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। यानी इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी वो गांव में ही की थी। अब हम इनका देख लेते हैं साहित्यिक जीवन। बनारसी दास चतुर्वेदी का साहित्यिक जीवन बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण था। वह एक प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक और संपादक, यानी ये जो है ये एक प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक और संपादक भी थे। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा दी और साहित्य पत्रकारिता का संपादन कर हिंदी साहित्य को समृद्धि दी। यानी इन्होंने हिंदी साहित्य को बढ़ाने का भी प्रयास किया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं पत्रकारिता में योगदान। अब हम इनका पत्रकारिता में योगदान देख लेते हैं। द्विवेदी जी ने अपनी जीवन का एक बड़ा हिस्सा पत्रकारिता को अर्पित किया। वह विशाल भारत, माधुरी और मतवाला जैसी पत्रकारिताओं के संपादक रहे। उन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने समाज और साहित्य की सेवा की। यानी इन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पत्रकारिता को दिया और इन्होंने कई पत्रकारिताओं में भी काम किया। यानी इन सभी का आप अगर चाहें तो नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्होंने विशाल भारत पत्रिका के संपादक के रूप में एक नई पहचान बनाई और इस पत्रिका को हिंदी साहित्य और समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों का मंच बनाया। ठीक है, अब हम देखेंगे लेखन कार्य। इनका जो लेखन कार्य है उसको देख लेते हैं। चतुर्वेदी जी ने न केवल पत्रकारिता में योगदान दिया बल्कि उन्होंने कई साहित्यिक रचनाएं भी की। उनकी लेखन में समाज, सांस्कृतिक और राजनीतिक के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण होता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में महात्मा गांधी के पत्र, हिंदी के नए लेख और राष्ट्रीय आंदोलन और हिंदी साहित्य शामिल हैं। इन रचनाओं में उनकी समाज के प्रति दृष्टिकोण और साहित्यिक दृष्टि का स्पष्ट परिलक्ष्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देख लेते हैं समाज सेवा और राष्ट्रीय आंदोलन। यानी समाज सेवा और राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका देख लेते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी ने न केवल साहित्यकार थे बल्कि वह एक समाज सेवी और स्वतंत्र संग्रहण सेनी भी थे। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और समाज सुधार के कार्य में सक्रिय रहे। यानी ये जो थे ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर उनके नेतृत्व में रहकर स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी। चतुर्वेदी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई आंदोलन में भाग लिया और भले ही उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों का समर्थन किया और अपने लेखों के माध्यम से स्वतंत्र संग्राम को मजबूती दी। अब हम देखेंगे समाज सुधार। चतुर्वेदी जी ने समाज सुधार के कई कार्य किए। वह बाल विवाह, जाति पाति और
धर्म अंधविश्वासों के खिलाफ थे और उन्हें अपने लेखों के माध्यम से समाज को जागरूकता दी। यानी ये बाल विवाह, जाति वगैरह और जो अंधविश्वास होते थे उनके खिलाफ रहते थे और इनकी वजह से इन्होंने इस पर कई लेख भी लिखे जिसकी वजह से समाज में जागरूकता आई। उन्होंने शिक्षा के माध्यम को समझाया और समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए काम किया और इन्होंने शिक्षा को बढ़ाने का भी प्रयास किया था, यानी समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे साहित्यिक योगदान और सम्मान को। बनारसी दास चतुर्वेदी का साहित्यिक योगदान आत्म महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और नई दिशा दी। पुरस्कार और सम्मान। चतुर्वेदी जी को उनके साहित्यिक और पत्रकारिता के कार्यों के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया जो उनकी साहित्यिक सेवाओं का राष्ट्रीय सम्मान था। यानी जो चतुर्वेदी जी थे उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब आप इसमें नेक्स्ट लिख सकते हैं विरासत। चतुर्वेदी जी की विरासत आज भी हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में जीवित है। उनकी रचनाएं और विचार आज भी प्रासंगिक हैं और नए लेखकों और पत्रकारों को प्रेरित करती हुई हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, अब हम इनका निष्कर्ष देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आप निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी का जन्म और कार्य हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा, स्वतंत्रता संग्राम और साहित्यिक योगदान के माध्यम से अमूल्य सेवाएं दी। उनका जीवन संपूर्ण सेवा और साहित्यिक उत्कृष्टता का उत्कृष्ट उदाहरण है जो आज भी हमें प्रेरित करता है। यानी इनका जो जीवन है वो महत्वपूर्ण रोल निभाता है हिंदी साहित्य में और हिंदी साहित्य को बढ़ाया और जो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और जो सेवा वगैरह दी और शिक्षा को बढ़ाने का भी कार्य किया जो कि आज भी हमें प्रेरित करता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं और मैं आपको बता देती हूँ ये जो हमारे सभी क्वेश्चन हैं या ये हमारी बुक जो है ये NEP के अंतर्गत है। ठीक है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP, ये NEP वाले स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। टकोरी बाबा संस्मरण के भाषा शिल्प पर प्रकाश डालिए। यानी जो आपकी बुक में टकोरी बाबा संस्मरण दे रखा है उसकी भाषा शिल्प पर आपको प्रकाश डालना है। चलिए इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम विस्तार से देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित टकोरी बाबा संस्मरण के भाषा शिल्प पर प्रकाश। ये जो टकोरी बाबा संस्मरण है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। चलिए इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय आप किस तरह से लिखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। उन्हें संस्मरण टकोरी बाबा उनकी लेखनियों के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। इस संस्मरण में उन्होंने अपने समय के एक विशिष्ट व्यक्ति टकोरी बाबा का जीवन चित्रण किया है। यह रचना केवल एक जीवन वितरण नहीं है बल्कि उनमें द्विवेदी जी की भाषा शिल्प और साहित्यिक कौशल का उत्कृष्ट नमूना देखने को मिलता है। यानी ये जो कहानी है या ये कहें ये जो बेस्ड है ये एक व्यक्ति के जीवन चरित्र पर है जो कि एक टकोरी बाबा थे जो कि उस टाइम पे थे जब ये जिंदा थे। ठीक है, और इन्होंने इन्हीं के जीवन पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन ये सिर्फ उनके जीवन के बारे में ही नहीं बताती। ये इस कहानी को पढ़कर हमें द्विवेदी जी के जो शिल्प है, जो साहित्यिक कौशल है, उसके बारे में भी पता चलता है। चलिए फिर हम लोग इसकी आगे चलते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं भाषा की सजीवता और प्रवाह। अब हम देखेंगे किस तरह से इन्होंने भाषा की सजीवता और प्रवाह का प्रयोग किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा में अभिद्युत सजीवता और प्रवाह देखने को मिलता है। उनकी लेखनी में वर्णनात्मक शैली और चित्रात्मकता का विशेष स्थान है। टकोरी बाबा संस्मरण में उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से टकोरी बाबा के व्यक्तित्व और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को इस प्रकार उकेरा है कि पाठक के मन में स्पष्ट चित्रण उभरता है। यानी देखिए टकोरी बाबा का जो चित्रण है इन्होंने बाखूबी किया है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें टकोरी बाबा का जो चित्रण है वो हमारे सामने खुद ब खुद उभरने लगता है। अब हम देखेंगे इनकी जो वर्णनात्मक शैली थी उसे देख लेते हैं। द्विवेदी जी की वर्णनात्मक शैली बहुत ही सजीव और प्रभावी है। वह टकोरी बाबा के जीवन के हर पहलुओं को इतने विस्तार से वर्णित करते हैं कि पाठक खुद घटनाओं के बीच महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने टकोरी बाबा के बाह्य स्वरूप, उनके आचार व्यवहार और उनके जीवन की घटनाओं का इस प्रकार वर्णन किया है कि पाठक को ऐसा लगता है कि मानो वह स्वयं टकोरी बाबा से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, यानी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चित्रण किया है। उनकी कहानी को लगता है पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है कि हम स्वयं ही टकोरी बाबा से मिलने जा रहे हैं। अब हम इनका देखेंगे चित्रात्मकता को देख लेते हैं।
द्विवेदी जी की लेखन में चित्रात्मकता का विशेष महत्व है। उन्होंने टकोरी बाबा के व्यक्तित्व और उनके वातावरण का चित्रण इतनी बारीकी से किया है कि पाठकों के मन में एक सजीव चित्रण उभरता है। उन्हीं शब्दों का चयन और वाक्य विन्यास ऐसा है कि पाठक उनके वर्णन में खो जाता है। उन्होंने प्राकृतिक दृश्य, सामाजिक परिवेश और व्यक्तिगत घटनाओं का चित्रण अत्यंत सजीवता से किया है। यानी उन्होंने प्राकृतिक चित्रण और जो भी व्यक्तिगत घटनाएं हैं सभी का चित्रण बाखूबी तौर से किया है। अब हम देखेंगे शैलीगत विशेषताएं। इनकी जो शैलीगत विशेषताएं उनको देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की शैली में कुछ विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य लेखों से अलग बनाती हैं। उनकी लेखन में आत्मीयता, संवेदनशीलता और स्पष्टता का विशेष स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इनकी देखेंगे तात्विकता। द्विवेदी जी की लेखन में तात्विकता का समावेश होता है। वह केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करते बल्कि उनकी पीछे तात्विक तत्वों का भी उजागर करते हैं। टकोरी बाबा में भी उन्होंने बाबा के जीवन की घटनाओं को केवल वर्णित नहीं किया बल्कि उनके जीवन के आदर्श, मूल्यों और तत्व संदेशों को भी प्रस्तुत किया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे संवेदनशीलता। द्विवेदी जी की लेखन में संवेदनशीलता का विशेष स्थान है। वह अपने पात्रों और घटनाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं और उनकी भावनाओं को बहुत ही सजीवता से प्रस्तुत करते हैं। टकोरी बाबा में भी उन्होंने बाबा के जीवन के संघर्ष, उनके अनुभव और उनकी भावनाओं को इतनी संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया है कि पाठक के मन में उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान उत्पन्न हो जाता है। यानी इन्होंने जो संवेदनशीलता है उसका बहुत बखूबी तरीके से प्रयोग किया है, क्योंकि इन्होंने टकोरी बाबा जो पाठ है उसमें उनके चित्रण को इतनी अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है पाठकों के सामने कि उनके लिए अंदर से ही इज्जत और सम्मान की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पष्टता। जी की लेखनी की एक विशिष्टता उनकी स्पष्टता है। वह अपने विचारों और भावनाओं को अत्यंत स्पष्ट और सटीक शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। टकोरी बाबा में भी उनकी भाषा की स्पष्टता और सटीकता देखने को मिलती है। उन्होंने अपने विचारों को इतने स्पष्ट और सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है कि पाठक को उनकी समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। यानी ये जो द्विवेदी जी हैं ये अपने वर्ड्स का, अपनी जो भाषा है उसका बहुत ज़्यादा सटीकता और स्पष्टता से यूज़ करते हैं। कोई भी बात घुमा फिरा के नहीं करते, जिसकी वजह से जो पाठक होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उन्हें स्पष्टता और सटीकता मिलती है। अब हम देखेंगे साहित्यिक सौंदर्य। महावीर प्रसाद द्विवेदी की लेखन में साहित्यिक सौंदर्य का विशेष महत्व है। उन्होंने अपने संस्मरण टकोरी बाबा में साहित्यिक सौंदर्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अब इनके साहित्यिक सौंदर्य को देख लेते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं पहला काव्यात्मकता। द्विवेदी जी की लेखन में काव्यात्मकता का विशेष स्थान है। उन्होंने टकोरी बाबा में भी कई स्थानों पर काव्यात्मकता का समावेश किया है। उनके वाक्य विन्यास, शब्द चयन और भावनाओं की अभिव्यक्ति और काव्यात्मकता का रंग स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब देखेंगे हम साहित्यिक अलंकारों का प्रयोग। द्विवेदी जी ने अपने लेखन में विभिन्न साहित्यिक अलंकारों का उपयोग किया है जो उनके लेखन को और भी स्पष्ट और प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं टकोरी बाबा में उन्होंने उपमा, रूपक और अनुप्रास जैसे अलंकारों का कुशलता से उपयोग किया है, जिसमें उनका लेखन और भी सजीव और प्रभावी लगता है। यानी इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से जो अलंकार होते हैं उनका भी यूज़ किया है। और टकोरी बाबा में हम उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का टकोरी बाबा संस्मरण उनकी लेखन की उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। उनमें उनकी भाषा की सजीवता, प्रभा, तार्किकता, संवेदनशीलता, स्पष्टता और साहित्यिक सौंदर्य का उत्कृष्ट समन्वय देखने को मिलता है। यह संस्मरण न केवल टकोरी बाबा के जीवन का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं बल्कि द्विवेदी जी की निबंध कला और साहित्यिक कौशल को भी उजागर करते हैं। यानी जो टकोरी बाबा उनका एक लेख है वो सिर्फ उनकी जो कला है उनको ही नहीं, जो निबंध कला है और जो साहित्यिक कौशल है उसको भी उजागर करते हैं। और जो टकोरी बाबा हैं हम उसमें जो द्विवेदी जी हैं उनका जो एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का तरीका होता है उसको देख लेते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से जो संवेदनशीलता है, स्पष्टता है और साहित्य सौंदर्य है और जो अलंकारों का प्रयोग है वो सभी देख सकते हैं। आई होप आपको निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
एंड आज की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है उसको हम यहीं रखते हैं। जो मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं उनको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरी ही एक ही साथ सारी ही क्वेश्चन आपको बता दूंगी तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम मोर जो क्वेश्चन बचते हैं यानी और जो क्वेश्चन बचते हैं उनको हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट 2 देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सच में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। और जैसे कि आप सभी को पता है, आप पहली बार NEP के अंतर्गत अपना एग्जाम देंगे तो उस वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरी इंस्टाग्राम ID को भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियो हो यानी पार्ट 2 हो उसको भी आप देख पाएँ। फर्स्ट पार्ट को देखकर अच्छे से समझ लेना है, और अगर समझ में ना आए तो 2-3 बार देखना, ताकि सारे ही क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएं एग्जाम से पहले। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड फॉर मोर वीडियोस आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख पाएँ। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।